नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज के बारे में जो काफी कॉमन है लेकिन फिर भी काफी अंडर डायग्नोज रहती है। आज हम बात करने वाले हैं ड्राई आईज ड्राई माउथ पर। क्या शोग्रेन्स डिजीज सिर्फ इतना ही है या फिर ये एक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो क्वाइटली मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है? इसी सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारे साथ हैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी के एक्सपर्ट जो डेली प्रैक्टिस में शोग्रेन्स डिजीज के पेशेंट को मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर विश्व प्रकाश तिवारी को। डॉक्टर विश्व प्रकाश तिवारी एक एमबीबीएस एमडी डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी में करेंटली डॉक्टर तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एसएमआईएच हॉस्पिटल एंड एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हैं। उनका काम ऑटो इम्यून और सिस्टमिक रूमेटिक डिजीज के कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट पर फोकस्ड है और उनका एकेडमिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस इस डिस्कशन को काफी प्रैक्टिकल बनाने वाला है। वेलकम सर। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा भी एक एमबीबीएस एमडी डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी में और करेंटली कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट के रूप में अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में कार्यरत हैं। डॉक्टर आकांक्षा का स्ट्रॉन्ग फोकस पेशेंट सेंट्रिक ऑटो इम्यून केयर पर रहता है, स्पेशली क्रोनिक कंडीशन जहां पर डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म काउंसलिंग दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस है। वेलकम टू यू मैम। आज हम शोगरेन्स डिजीज के सिर्फ थैंक यू। सिम्टम्स के लेंस से नहीं बल्कि डिटेल में जानेंगे। सर, तो ओके। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अ, जब एक पेशेंट ड्राई आईज के कंप्लेन के साथ आता है तो आपको कब लगता है कि ये एक सिंपल सिम्टम्स नहीं है? सो रोड मैप ये है कि जॉगरन डिसीज क्या है, कैसे होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे करते हैं ये देखेंगे। ओके। सो पहली चीज तो ये है, जितने लोग अभी जुड़े हैं कभी जुड़ेंगे भी तो उनमें से कई लोग इसको आज भी जॉगरन सिंड्रोम कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट चीज है जिसको अपन को देखना पड़ेगा। बिकॉज सिंड्रोम वगैरह जो होते हैं वो उसमें हमको क्लियर कट पैथोजेनेसिस मतलब वो बीमारी हो क्यों रही है और उसका क्लियर कट कुछ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। तो जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोई मोटा हो गया है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का वेस्ट ज्यादा है, किसी का वेस्ट कम हो रहा है, तो वो एक सिंड्रोम है, वो प्रॉपर नहीं। डायबिटीज एक डिसीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसके अंदर डायबिटीज हो गया, ये सब प्रॉब्लम। वैसे ही जॉगरन जो है इट्स अ डिसीज नॉट एन सिंड्रोम। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे। मतलब जॉगरन जो है, शॉगरन, इसका नाम जॉगरन नहीं है, शॉगरन है। और ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ था 1930s में। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, हेनरिक जॉगरन। ये स्वीडिश थे। तो इनको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे तो पेशेंट्स और जो हमारे रेसिडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा कि इसमें आईज इफेक्ट होती हैं, तभी तो इनको पकड़ में आ रहा होगा। तो ये 19 केसेस देखा था इन्होंने जिसमें आई ड्राई थी, ओरल केविटी ड्राई थी और जॉइंट पेन वगैरह हो रहे थे। तो इनके नाम पे ही शॉगरन डिसीज का नाम दिया गया। और शॉगरन डिसीज रेयर डिसीज है, पर ये जो डिसीज है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी पाई गई है जो काफी अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं। आपके सामने जैसे ये है वीनस विलियम्स ये ग्रैंड स्लैम विनर, इनको शॉगरन वगैरह हुआ था। तो ये जस्ट मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि शॉगरन डिसीज की एक्सेप्ट ये पब्लिक अवेयरनेस क्या है। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, जैसा कि मैंने बोला कि इट्स अ डिसीज नॉट अ सिंड्रोम। क्यों क्यों? क्योंकि हमको ये ऑटो इम्यून ओरिजिन की है, इसकी पैथोजेनेसिस पता है, मतलब स्पेसिफिक कोई मेथड है जिसमें आपका प्रतिरोधक तंत्र एक स्पेसिफिक मेथड पे दौड़ रहा है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी डिसीज को जान जाते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस अगर जानते हैं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करने में और उसकी डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। दैट्स व्हाई टेक होम मैसेज है कि इसको जॉगरन डिसीज बोलिए और जॉगरन सिंड्रोम नहीं। ओके। सो कुछ बेसिक्स पे जाते हैं, बहुत बेसिक है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इम्यून सेल में इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो अगर ये कोई एंटीजन है, एंटीजन मतलब ऐसा आप समझ जाओ कि ये कोई एंटीजन है, इन्वेडर है, बाहर से अपनी कंट्री में है, तो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं ये सेल्स। ये सेल्स बी और टी सेल्स है, मोटा मोटा ऐसा अपन देख सकते हैं। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे ये जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इनसे अटैच होती है। जब ये एंटीबॉडी इनसे अटैच होती है
तो यहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह एक्टिवेट हो सकता है, और इंटरफेरॉन। तो तीन शब्द अगर हम जाने तो अपन को जॉगरन समझने में आसानी होगी। कुछ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, और इंटरफेरॉन्स होते हैं। ओके। सो आगे चलते हैं। अब देखते हैं ग्लैंड क्या है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हिंदी में बोला जाता है ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब जो किसी कोई सेक्रेशंस करे, सेक्रेशंस करे, जैसे यहाँ पे आपकी सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, मतलब मुंह में लार हो गई, आंखों में जो नमीपन है वो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आप जो खाना खा रहे हो उसके पाचन में जो एंजाइम्स लगते हैं वो, और जो आपका ट्रैक्ट पूरा क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसके लिए जो म्यूकस होता है वो, ये सब कौन सेक्रेट करता है? ये करता है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड पेशेंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रंथि समझिए। और ये कैसे ये सब सेक्रेशन करता है, ये जो आप देख रहे हो ये डक्ट है। डक्ट मतलब नली है। और इस नली के ऊपर जो ये कोशिकाएं हैं इनको इपीथीलियम कहते हैं। सो जॉगरन सिंड्रोम में कुछ ऐसा होता है कि ये इपीथीलियम खुद भी ओवर एक्टिवेट हो जाता है, और इस इपीथीलियम के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, जो कि इस पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश की है। अभी मैंने बताया था वाई शिफ्ट जो है वो एंटीबॉडीज हैं, सेल्स हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट हैं। तो ये आके इपीथीलियम को डैमेज करती हैं, और जब ये इपीथीलियम डैमेज होता है तो जो आप ये सेक्रेशंस देख रहे हैं, ये सेक्रेशंस हैम्पर्ड होने लगते हैं, और पेशेंट्स को ड्राइनेस होने लगती है। दिस इज वन पार्ट ऑफ जॉगरन। ओके। सो जैसे मैंने बताया, कोई पेशेंट मुझे जॉगरन क्यों है, हो सकता है आपके अंदर कोई जेनेटिक्स हो। जेनेटिक्स के बाद एक ईपी जेनेटिक्स भी होती है। ईपी जेनेटिक्स का मतलब हम जेनेटिक्स, जिस जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हैं उसके बाद जो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, वो मॉडिफिकेशन स्मोकिंग हो सकता है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ये जेनेटिक्स में जो चेंज हुए, जैसे कोई ट्रिगर हुआ वायरस, इसकी वजह से अल्टीमेटली जो मैं ईपीथीलियम बोल रहा था, जो डक्ट के ऊपर जो कोशिकाएं थी वो ओवर एक्टिवेट हुई। वो ओवर एक्टिवेट हुई तो ये सारे सिस्टम जिसमें सेल्स, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, ये सब आ रहे हैं। सो अगर आप सिंपल बेसिस पे देखेंगे तो इपीथीलियम या कोशिकाएं एक्टिवेट हुई, जिससे आपका प्रतिरोधक तंत्र ओवर एक्टिवेट हो गया। प्रतिरोधक तंत्र ओवर एक्टिवेट होने से कोशिकाएं, स्पेशली बी सेल याद रखना है, वो एक्टिवेट हो गई, और वो जो है वो बी सेल इकट्ठा हो जाती हैं उन ऑर्गन्स पे। तो इस तरीके से इसकी इम्यूनिटी है, पैथोजेनेसिस है। देन एज यू नो, मैं अंकित लास्ट टाइम बताया था कि रूमेटोलॉजिकल डिसीज बहुत हेटेरोजीनियस डिसीज होती है। हेटेरोजीनियस डिसीज मतलब कोई, किसी में कोई सिम्टम्स आते हैं, किसी में कोई सिम्टम्स आते हैं, किसी में कोई सिम्टम्स आते हैं। तो इसको स्टडीज करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया 2016 का भी जो लास्ट अपडेटेड है वो चल रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, वेट कुछ नंबर देते हैं, आंख में क्या ड्राइनेस है, माउथ में क्या ड्राइनेस है, एंटीबॉडी देखते हैं, कोई रो एंड ला एंटीबॉडी ब्लड का टेस्ट है, और ओरल बायोप्सी, बायोप्सी करके हम अपन देख सकते हैं कि आपके वहां की ग्लैंड्स में कुछ कोशिकाओं में तो मतलब ये कोशिकाएं तो नहीं आ गई हैं। तो इस आधार पे अपन इसको डायग्नोसिस करते हैं इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया से। लेकिन इसमें ओवर रिलाय करने पे कि ड्राइनेस होगी ही या ड्राइनेस एक्सेप्टेबल होगी, यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इट्स अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और जॉगरन एक सिस्टेमिक डिसीज है, लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था, जिससे पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, ना कि केवल ड्राइनेस। ओके। सो यहाँ पे मैं जैसे पहला मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आंखों से। तो जॉगरन सिंड्रोम में पेशेंट क्या होता है, अपने से कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन आप जब पेशेंट से डायरेक्टली पूछोगे तो बोलता है हाँ मैंने टीयर ड्रॉप यूज की। क्यों? आंखों की ग्लैंड डैमेज हो रही है, आंखों में नमी नहीं है, तो आंखें बहुत ग्लेयर होता है, गिडीनेस, मतलब कुछ ऐसे जैसे कंकड़ फंस गए हो ऐसा एहसास होता है, मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है, धूप में जाने में दिक्कत होती है, पेशेंट कभी ब्लैक चश्मा पहन के बैठता है। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। और उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजी, उसमें कुछ श्रमर टेस्ट होता है, जिसमें जैसे आंख में आपने की पट्टी लगा देते हैं, इस पट्टी से अपन देखते हैं कि कितना आपको आंसू आ रहा है, टीयर प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आंखों का प्रॉब्लम होता है, तो जिसमें आंखों को बाहर के लेयर, जिसे कॉर्निया वगैरह कहते हैं, ये डैमेज हो सकती है। सो ये है। अब डॉक्टर आकांक्षा, आप ओरल ड्राइनेस के बारे में आप बताइए। हम्म। जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारा शॉगरन सिंड्रोम है, ज्यादातर हम इसको ग्रंथियों की डिजीज ही ज्यादा, मतलब लोग इसको ऐसे समझ के आते हैं। तो ज्यादा ये ड्राई आईज और ड्राई माउथ के साथ ही आते हैं। जो कुछ हमारे माउथ के सिम्टम्स होते हैं, इसमें पेशेंट को बहुत ही ड्राई माउथ होता है, ये बार बार पानी पीने की, मतलब इनको कंप्लेंट होती है कि बार बार पानी पीना पड़ता है, बोलना, कोई लंबा सेंटेंस नहीं बोल पाते, खाने में प्रॉब्लम होती है, इनको लगता है जैसे खाना स्टक हो जाता है, तो बार बार पानी पीते हैं, जिसके और ऊपर से
ये सलाइवा के कारण जो है, कमी के कारण गैस्ट्राइटिस के इश्यूज भी रहते हैं। तो मुंह में जो है खट्टा पानी आना, ऐसी सेंसेशन भी इनको मतलब प्रॉब्लम करती है। और ज्यादातर हमें देखा है कि इन लोगों में बहुत ज्यादा दांतों में कीड़े भी लगते हैं। तो ये कीड़े लगना, जो उम्र के हिसाब से पहले ही दांत खराब हो जाना या टीथ लूज हो जाना, जो टंग है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, उसमें चिट्टी वाइट परत आ जाती है जिसे हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। और इवन जो हम देखते हैं कि हमारी जो टंग है उसके नीचे जो है, जबान के नीचे जो है, बिल्कुल भी थूक नहीं होता, बिल्कुल ड्राई रेड कलर की हमारा जो मिकोजा बना होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो टंग है वो बहुत ही सूज जाती है, इसे हाइपर लोबलेटेड टंग बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का सिम्टम होता है जो कि हमें जोगरन में देखने को मिलता है। इसके अलावा दांतों में बहुत ही केरीज होना, और जो गम्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिजीज मतलब जिंजिवाइटिस हो जाता है, बहुत ही सूजी होती हैं जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है, बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है। इसके कारण क्या है कि जैसे सलाइवा वगैरह नहीं बनता तो उन्हें मतलब बोलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और बार बार उन्हें जो है डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ता है, बिकॉज उनके बहुत ज्यादा ये दांतों में कीड़े लग रहे होते हैं। और जो दांतों के बीच में गैप है वो भी बढ़ने लग जाता है, टीथ जो है उम्र के हिसाब से मतलब लूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है उनकी जो डेली इम्पैक्ट में जो उनकी इमोशनल जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो भी थोड़ी डिटेरियोरेट होती है, क्योंकि सोशल अपीयरेंस को लेके और एंजाइटी स्ट्रेस ये सारा जो है इसके साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हम्म। हम पहले बोलते हैं कि जोगरन सिंड्रोम है, हम इनको पहले डायग्नोज करते हैं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से कि इसमें ये फिट हो रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा पेशेंट भी होते हैं जिसमें कि रो एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं होती है। तो इसमें उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ शर्मा टेस्ट करा लें, या फिर ऑकुलर स्टेनिंग आंखों की ग्रंथियों का टेस्ट करा लेते हैं। या फिर हम जो है कि थूक कितना बन रहा है बॉडी में, है ना, मतलब मुंह में कितना बन रहा है, तो उसकी भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपको शक पड़ता है कि ये शोगरन है कि नहीं, तो इसमें हम जो है दो पैरामीटर और यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड आता है। अल्ट्रासाउंड में जो कि हमारा पैरोटिड अल्ट्रासाउंड है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजन है कि नहीं। या फिर इसमें जो है जो अल्ट्रासाउंड के बीच में कि कुछ ग्लैंड में जो है कोई हाइपर इकोइक या कुछ हाइपो इकोइक, कुछ ना कुछ इसमें जो है सूजिश लग रही है कि नहीं, कि जो कि जोगरन को ज्यादा कंफर्म करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमें बहुत ही स्ट्रांग सस्पिशन है कि ये बीमारी ही है, तो हम इसके लिए बायोप्सी भी कराते हैं, जिसमें है कि हम लिप बायोप्सी लेते हैं, उसमें हम नौ माइनर सलिवरी ग्लैंड लेते हैं। तो इसी तरह जिनमें हमें एंटीबॉडी नहीं बनती, यहाँ पर जिनमें हमें लग रहा है कि आंखों का सूखापन या मुंह का सूखापन ज्यादा हमें सिम्टम्स या साइन नहीं पता लग रहे, तो उसमें जो है बायोप्सी का बहुत बड़ा रोल आता है। तो बायोप्सी में भी हम एक फोकल स्कोर होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि 50 लिम्फोसाइट जो है, जो 50 सेल हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये एक से ज्यादा है तो ये जो है शोगरन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि हमें देखना है कि सिवियरिटी है शोगरन की, तो फोकल स्कोर जो है 4 से ज्यादा हम लेते हैं। तो इस तरह हम इसकी प्रोग्नोसिस में भी मतलब कि ये डिजीज कैसी होगी आगे जाके इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैम ने बोला ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कई बार पेशेंट ऐसे मिलते हैं जो आपको आपको आगे आके समझ में आएगा कि जॉगरन बहुत हेटेरोजेनस डिसीज है, तो जिसमें सीरो नेगेटिव जॉगरन जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडी नेगेटिव हो गई और पेशेंट अभी क्लियर कट इतना ड्राइनेस में नहीं आया है, मतलब ड्राइनेस हो रही है पर पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, और कई बार टेस्ट में भी जैसे शर्मर वगैरह है, बॉर्डर लाइन आ रहा है, और हमको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, बिकॉज जो आगे अपन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे तो उसमें कैसे अपन प्रोसीड करें। तो एक होता है लोअर लिप बायोप्सी, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर एक्सेप्टेंस रेट टू द पेशेंट इसका लो है, क्योंकि आपको एक माइनर, हालांकि प्रोसीजर बहुत माइनर प्रोसीजर है, पर प्रोसीजर से कैसे गुजरे। तो उसमें ये जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ये अब लेटेस्ट अब यूज करते हैं, तो ये इसलिए इस स्लाइड को लाने का पर्पज ये था कि कई पेशेंट्स को लगता है कि मेरे यहाँ तो कोई सूजन नहीं है, फिर क्यों मेरा अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है। सो ऑल हम्म। दीज थिंग टू इन्फॉर्म बेसिकली इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट के लिए। सो हम्म। अभी अपन ने देखा आपका आंख और मुंह है ना, इसमें ड्राइनेस होना और ज्यादा ड्राइनेस होना ये आ रहा है। अब जैसे ये आंख में ही जो मैंने डिस्कस कर लिया था, तो ये देखो आंख में जो मैंने ड्राइनेस बोली वो तो है ही है, लेकिन जॉगरन कभी कभी इस तरीके से फॉक्स करता है कि जॉगरन ना कभी जैसे आंखों के अंदर, आंखों का ड्राइनेस है तो आंखों का बाहर का हिस्सा इफेक्टेड होगा, दैट्स ओके। पर कभी कभी आपको स्क्लेराइटिस मींस आंख का जो सबसे टफेस्ट लेयर है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, और आंख के अंदर एक यूवियल टिश्यू होता है और एक रेटिना होता है, ये तक इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी जॉगरन में, ऑल दो वेरी रेयर चांसेस है, पर जॉगरन में आपका ब्लाइंडनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ रेटिना परमानेंट डैमेज हो जाए। क्योंकि केरेटिव केरेट अगर आपका कॉर्निया हुआ तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है,
बट अगर रेटिनल वेस्कुलाइटिस हो गई और स्टैब्लिश हो गई तो यू कांट डू एनीथिंग। सो केवल ये नहीं, इसमें ये भी है कि ऑप्थेल में एक माइनर ऑप्थेल प्रॉब्लम है जिसको टीयर ड्रॉप या नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो, दूसरी बहुत डेंजरस हो सकती है। सो ये ऑप्थेल का कॉम्प्लिकेशन था उसमें आगे के लिए। और ये अब मैं डिस्कस करूंगा एमएसके, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड। सो अंकित, अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था रोमेटाइड फैक्टर। तो उसको पब्लिकली कॉमन कैलोकियल लैंग्वेज में उसको आरए फैक्टर बोलते हैं, आरए रोमेटाइड आर्थराइटिस फैक्टर। अब जब आपने आरए फैक्टर बोल दिया तो आप कमिट कर लिए कि ये जो जॉइंट पेन है ये रोमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से है। और जॉगरन एक ऐसी डिसीज है जिसमें रोमेटाइड फैक्टर की पॉजिटिविटी काफी ज्यादा मिलती है और हाई टाइटर पे मिलती है। और दूसरी चीज है, जब रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव होता है तो कुछ और जॉगरन की डिसीज और एग्रेसिव हो सकती है, कभी कभी लिम्फोमा हो सकता है जो अपन देखें। सो उस जॉगरन में भी जॉइंट पेन होते हैं, जॉगरन में भी अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जॉगरन में भी रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। ड्राइनेस को इतना पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कई बार कर पाता है, और कई बार हम जो कॉमन जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं वो यहाँ तक सोचते नहीं, तो उसको जस्ट आरए लेबल कर देते हैं। सो मेरा ये बताने का है कि अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है और ड्राइनेस भी हो रही है, डॉक्टर आपको जॉगरन डायग्नोस कर रहा है, साथ में एंटीसीसीपी पॉजिटिव है, तो पहले अपन क्या बोलते थे, एक सेकेंडरी जॉगरन। सेकेंडरी जॉगरन बोलने का मतलब ये है कि आपको कोई और ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें ड्राइनेस है, उसको सेकेंडरी जॉगरन बोल दिया जाता था। तो इसका मतलब ये था कि ध्यान मत दो, प्राइमरी को ट्रीट करो, सेकेंडरी अपने आप ठीक हो जाएगा। दैट वाज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ड सेकेंडरी जॉगरन। अब क्या है, दैट इज ओवरलैप जॉगरन बनता है। मींस रोमेटाइड जैसे अगर एंटीसीसीपी पॉजिटिव है, डिफॉर्मिटी है, दूसरी चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है वो ओवरलैप जॉगरन हो सकता है वो प्योर जॉगरन हो। ओके। और इसमें क्या होता है, एक ये जो जकाउट्स लाइक आर्थ्रोपैथी है, ये एक तो स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेशेंट्स के लिए भी। वो हाथ दिखने में टेढ़े दिखेंगे, पर जब उस पेशेंट का हम एक्सरे लेंगे तो उस एक्सरे में जॉइंट में कोई मतलब जॉइंट में हम डॉक्टरों की नजरों के हिसाब से जॉइंट में डैमेज नहीं हुआ है। तो उसको क्या होता है, पूरा हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, उसको अगर एक सॉलिड सरफेस में रखे तो हाथ सीधे भी लगने लगते हैं, मतलब करेक्टेबल डिफॉर्मिटी। रोमेटाइड आर्थराइटिस में नॉन करेक्टेबल डिफॉर्मिटी हो जाएगी। सो एमएसके वाइज ये बहुत ज्यादा मिमिक करता है रोमेटाइड आर्थराइटिस, दैट इज वन। दूसरा, जो एक मायोसाइटिस प्रोफाइल करके हम लोग कई बार हम रोमेटोलॉजिस्ट भेजते रहते हैं, तो उसमें एक एंटीबॉडी है जो इस मायोसाइटिस एसोसिएटेड एंटीबॉडी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं रो 52, जो कि जॉगरन में भी आती है। तो ये मायो बहुत सीवियर मसल वीकनेस के साथ भी ये डिसीज प्रेजेंट कर सकती है, लाइक अ प्रॉपर मायोसाइटिस। ओके। तो एमएसके में अपन ने डिस्कस किया, पैथोफिजियोलॉजी में तो जैसे मैंने बताया, इन्फ्लामेशन हुआ, या तो वहां कोशिकाओं का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, या तो एंटीबॉडी की वजह से ये हुआ। इसमें आप क्या क्या हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है, या तो टेंडन इफेक्ट हो सकते हैं, या तो आसपास के बर्सा हो सकते हैं। ज्वाइंट में ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो आपकी मीडियन नर्व दब सकती है, और जॉगरन में नर्व नर्व अलग से भी दबती है। तो जब नर्व दबेगी तो उंगलियों में झंझनाहट होना चालू हो जाती है, जो कि नॉक्टर्नल पेन होता है। सो होल सोल एमएसके इज मोर mimicking like a RA. And second thing, there is no word which is called RA with secondary jawbone. This could be either RA or overlap RA jawbone. Okay. So मैम नेक्स्ट ये क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस पे आप बताओ। तो कुटेनियस मैनिफेस्टेशन जो होती हैं जॉगरन में बहुत ही कॉमन होती हैं। तो हमने जैसे सर ने बोला कि जो भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो भी हमारे बॉडी में होते हैं, तो उसमें जाके ये जाके सोजिश करते हैं, उनमें ड्राइनेस करते हैं। और जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके मिलते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं, तो ये वेस्कुलाइटिस की जो ग्रंथियां जो स्किन को सप्लाई कर रही हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। या फिर जो है एंटीबॉडी जो होती है, जैसे गामा ग्लोबुलिन है, ये बॉडी में बहुत ज्यादा बन जाती है। या फिर हमारी कोई जो क्रायोग्लोबिन एंटीबॉडी होती है, जो कि लो टेम्परेचर पे जो है प्रेसिपिटेट कर जाती है। ये भी सारे जो है इसकी पैथोजेनेसिस हैं, कि एक ग्लैंड का सूजना, दूसरा जो है वेसल में सोजिश हो जाना, और तीसरा है कि एंटीबॉडी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि जिसके कारण जो है स्किन में मैनिफेस्टेशन आ रही है। तो सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन होती है वो स्किन में है। ज्यादातर पेशेंट कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, जो स्किन है बहुत ही रफ रहती है। और इसके साथ साथ उनको कुछ ऐसे भी लगता है कि जैसे कि जो पसीना है वो बहुत कम आना शुरू हो गया है। खारिश होना भी बहुत ही ज्यादा इसका मतलब सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है, जिससे कि पेशेंट की लाइफ इंपेयरमेंट भी होती है।
इसके अलावा पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि उनकी एंटीबॉडीज बहुत बन रही हैं, तो उनमें जो है रेड रेड कलर के जो स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे पैरों में ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे रो पॉजिटिव एंटीबॉडी वाले पेशेंट होते हैं, उनमें फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही वो सन एक्सपोजर होता है, तो उनको क्या हो जाता है कि मतलब कि रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। इवन एलोपेशिया भी इसका पार्ट है। और ज्यादातर एक एक इसमें जो हम देखते हैं, उसको हम एनुलर रिदमा मतलब बोलते हैं। ये जो इस तरह की जो स्किन रैशेस होते हैं, ज्यादातर ये हमारे जो है नेक में, अपर लिम में, जैसे कि बाजू के आसपास हो सकते हैं। इवन फेस में भी देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो नीले धब्बे होना, इवन जो अर्टिकेरिया है, जो रैशेस वैसे भी बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ रैशेज ऐसे भी होते हैं जो लूपस के साथ भी एसोसिएटेड इसमें देखे गए हैं। इसके अलावा देखा गया है कि सर्दियों में जो पेशेंट के जो हाथ के पैर हैं, या हाथ हैं या पैर हैं, जो उसके टिप्स हैं, उनमें कलर चेंजेस आ गए हैं, येलो हो गए हैं, ब्लू हो गए हैं, या रेड हो गए हैं। या अगर मान लो ये क्रॉनिक हो सकते हैं, तो इसमें जो है कुछ मात्रा में गैंग्रीन या अल्सर्स होने की संभावना भी होती है। तो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि हमें मतलब जोगरन में हमें मतलब देखने पड़ते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगता है कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, उसको हम जो कहते हैं कि पैल्पेबल परपरा, जो कि हमें क्रायोग्लोबिन वेस्कुलाइटिस से कहते हैं। पैल्पेबल परपरा क्या है कि जो जो पाँव जो हमारी टांगे हैं, उसमें जो है, या पर्पल कलर के या फिर लाल रंग के जो है धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो कोशिकाएं हैं वो सूज रही हैं, वेस्कुलाइटिस जो है हो रही है। और आगे जाके ये ही सब प्रॉब्लम जो है, आगे ये जो है एक लिम्फोमा का साइन भी हो सकता है। तो इसीलिए इस पेशेंट को हमें रेगुलर फॉलोअप के लिए देखना पड़ेगा। और जैसे मैम ने बताया ना, अब यहाँ पे देखो अंकित, जो हम बताना चाह रहे हैं दोनों लोग, स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकता है ड्राइनेस से प्रोसीड कर जाए। सो मीन्स ड्राइनेस, जो वो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, उसमें ड्राइनेस पे ओवर एम्फेसिस करने की वजह से कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये जैसे एक वन ऑफ द ये बात की। और जैसे मैम ने बोला ना, ये जो तुमको ये दिख रहा है, ये इसको SCL सबक्यूटेनियस लूपस में भी आता है इस टाइप का। तो लूपस का भी डाउट रहता है इसमें। सो जैसे अब अगला है रेस्पिरेटरी। ओके, तो रेस्पिरेटरी के दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में क्या होगा, यहाँ जो म्यूकस होगा पूरा क्लियरेंस के लिए, म्यूकस वोकल कॉर्ड हो गया, ट्रेकिया हो गया, स्मूथ पैसेज ऑफ एयर के लिए, अब वो आपका ड्राई हो रहा है। तो अगर वो ड्राई होगा, अपर एयर में ड्राई होगा, तो नोज से चालू करते हैं। ये ड्राई होगा, तो लगातार एयर जाएगी, तो ये और ड्राई होगा। मीन्स जैसे आप मुंह खोल के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका मुंह सूख जाता है, वैसे ड्राइनेस ऑलरेडी इनसाइड द नोज है, और उसमें लगातार एयर जा रही है, तो उसमें क्रस्टिंग होने लगेगी। उसमें पेशेंट हल्का सा भी स्क्रैच करेगा तो ब्लीडिंग आ सकती है, इपिक्स्टेसिस हो सकती है। सेकंड, उससे थोड़ा सा पीछे जाओ ट्रेकिया के साइड पे, यहाँ पे इतना ड्राइनेस है कि बार बार करके गला साफ करेगा, सूखी खांसी आ सकती है। दिस मीन्स वन और रीजन ऑफ द खांसी इज जीरो ट्रेकिया, ट्रेकिया सूख जाना। ठीक। वॉइस जो है वो बहुत हार्श हो सकती है। दूसरा, मैम ने जैसे ओरल वाले में बताया था, पेशेंट के लगातार बोल पाना मुश्किल होता है, मल्टीपल सिप्स ऑफ वाटर लेता है, लगातार नहीं बोल पाता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा होता है। और ये जो ट्रैक्ट है पूरा ड्राई है, तो रिकरेंट ट्रॉमा हो रहा है यहाँ पे, तो ईजिली बार बार लोकल इन्फेक्शन होते रहते हैं। पेशेंट को हो सकता है साइनोसाइटिस हो रही हो सकता है कैंडिडियासिस, जैसे मैम ने बोला, ये सब हो रहा हो। अब चलते हैं लंग्स के अंदर की बात। लंग्स के अंदर में भी, लंग्स में दो चीज होती है, एक होता है पॉकेट जहां से एयर एक्सचेंज होती है, और दूसरा होता है कि वो पॉकेट रखा कहाँ है, मीन्स उसके आसपास का टिश्यू क्या है, तो उसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियम क्या होता है, जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं दोगे तो पॉकेट तो फूट जाएंगे। तो उन पॉकेट्स को सपोर्ट देने के लिए जो टिश्यू प्रॉपर है, जो वहां का लोकल टिश्यू है, वो इंटरस्टिशियम है। जो अगर इसमें इन लोकल टिश्यू को, जैसे आप देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स है, उनके आसपास में जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये जरूरत से ज्यादा टाइट होने लगता है, बिकॉज ऑफ इम्यून सेल वहां अटैक कर रही हैं। तो ये आपका फाइब्रोसिस में जाने लगता है, या लंग्स में स्कारिंग हो रही है, लंग आपके श्रंकन हो रहे हैं, छोटे पिचकते चले जा रहे हैं, एयर कैपेसिटी नहीं रह जा रही है, तो दैट इज ILD। अगर ये छोटे छोटे पॉकेट्स को इन्वॉल्व करे, मतलब जहां एयर एक्सचेंज हो रही है, तो वहां पे ब्रोंकियोलाइटिस मींस ब्रोंकस की प्रॉब्लम हो रही है, या ब्रोंकियोलाइटिस हो रहा है, लगातार डैमेज होने से क्या होगा, ब्रोंकस मतलब जहां से एयर अंदर ट्रेवल हो रही है, वो एरिया डायलेट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो डायलेटेड पार्ट को एक्टेसिया कहते हैं।
तो ब्रोंकेक्टेसिस होने लगती है। ब्रोंकेक्टेसिस क्या हुआ? नॉर्मल पैसेज चला गया है, जैसे एक रोड में लगातार डैमेज है तो वहां पे कचरा भरेगा, तो ब्रोंकेक्टेसिस होने से पेशेंट को रिकरेंट निमोनियाज हो रहे हैं। तो आईएलडी हो गया, रिकरेंट निमोनिया हो गया। यहीं पे जॉगरन नहीं छोड़ता, इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट कर रही है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, जॉगरन्स कभी कभी उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है, और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है। और थर्ड, एक को बोलते बाल्ट। बाल्ट मतलब क्या होता है? एक टाइप का ट्यूमर है बी सेल का, जो कि ब्रोंकस में आके बैठ गया। तो वो जो एक तरीके से लोकल ट्यूमर भी क्रिएट कर सकता है। तो ऑल दीज आर द पल्मोनरी और लंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉगरन। तो और ये भी कुछ केसेस में, लेस देन 5% केसेस में प्रोसीड कर सकता है तुम्हारे सिक्का सिम्टम्स को। तो दिस इज पल्मोनरी। नेक्स्ट मैम, आप न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में कुछ बताओ। सो जैसे कि शोगरन है, इसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी काफी हद तक देखी जाती हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो मतलब 30% जो है हमारा हमारा जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, उसमें भी जो 5% जो है हमारा सीएनएस है, और जो 25% है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो नर्व के कारण हुआ है, जो नाड़ों में हो रहा है। ठीक है। तो इसमें बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाथ पैर में झंझनाहट होना, उसमें जलन होना, या कोई एबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है, या फिर उसमें हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स हो लगते हैं। या पेशेंट जो है जब चलना चलता है वो गिरता है, तब ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जो है सीएनएस के सिम्टम्स भी हमें मतलब देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पेशेंट को सबसे ज्यादा जो है ब्रेन फॉग की समस्या होती है। पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहता है, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो जो ब्रेन फॉग है, इसमें पेशेंट की मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाती है, किसी काम को करने में कंसंट्रेशन हो जाती है, तो इसे मेंटल क्लाउडीनेस कहते हैं। और जो बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, वो रिकॉल नहीं कर पाता वो जो चीजें हुई होती हैं। इसमें ये ज्यादातर जो समस्या होती है मतलब ब्रेन फॉग की, ये बहुत ही रिलेटेड है कि पेशेंट के ब्रेन फॉग के कारण कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, इससे पेशेंट का जो मेंटल मोराल है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। सो ये ब्रेन फॉग, फटीग, ये सारे जो सिम्टम्स है बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, और ये बेसिकली जो है न्यूरो इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है सीएनएस में जो है हम और भी चीजें देखने को मिलती हैं, इसमें जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कह देते हैं। आंखों में जो है वो जो सुन्नपन जो शुरू हो जाता है, जिसे ऑप्टिक न्यूराइटिस कह देते हैं। ठीक है। इसमें आइज ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा देखा गया है कि 2 मिनट बैक पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे है। हाँ जी। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसमें भी मैंने आप जैसे बताया कि बर्निंग सेंसेशन हो जाना, या फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम भी इसमें बहुत कॉमन है। 50% में देखा गया कि ऑटोनॉमिक सिस्टम बहुत कॉमन होता है। इसमें क्या होगा? पेशेंट को चक्कर आते हैं, या उन्हें खाने में प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्राइटिस में प्रॉब्लम आती है, ब्लैडर का प्रॉब्लम हो जाता है कि यूरिन जो यूरिन है बार बार आता है, या धड़कन बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और मैंने एक आपको ये भी बताया कि पेशेंट एकदम गिर जाता है चलते चलते, जिसमें एटेक्सिया हो जाता है, गैंग्लियोपैथी, जो कि जॉगरन सिंड्रोम का बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसके अलावा नमनेस मैंने बता दी, टिंगलिंग सेंसेशन है कि पेशेंट को किसी भी बॉडी में कहीं पे भी झंझनाहट शुरू होने जाती है। अगर मान लो कि ये हमारी जो है नर्व्स की मेन कोशिकाओं को, जिसको एक्सॉन कहते हैं, उनको ये प्रभावित करता है, तो इसमें मोटर वीकनेस भी आ सकती है, जिसमें कि चलने में प्रॉब्लम आना, या हाथ पैर मतलब को यूज करने में प्रॉब्लम आना। तो ऐसे सिम्टम्स भी जो होते हैं देखे गए हैं। तो हम अगर मोटा मोटा लेके चले, तो शोगरन में सबसे ज्यादा जो सिम्टम हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कहते हैं, इसमें सबसे पहले है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होना, जिसमें कि पेशेंट को चक्कर आना है, गैस्ट्राइटिस रहती है, या ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, धड़कन बढ़ती है। दूसरा सिम्टम होता है गैंग्लियोपैथी का, जिसे हम अटेक्सिया कहते हैं, पेशेंट बार बार गिरता है। और तीसरा सिम्टम्स जो होता है, दैट इज सेंसरी फाइबर न्यूरोपैथी, जिसमें कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, झंझनाहट होती है। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं लिखते हैं। और ये जो सेंसरी न्यूरोपैथी है, ये हमें जवान लोगों में दिखती है, लेकिन जो ये अटेक्सिया है, जो एकदम गिरना होना या नमनेस फील होनी, ये हमें ओल्ड जो बहुत लंबी बीमारी है शोगरन की, उसमें देखे जाते हैं। तो इसके लिए तो ये जो सिम्टम्स होते हैं
इसको जब हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या है कि पेशेंट को सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे कि क्या इन्वॉल्व है इसके। इसके गैंग्लियन में प्रॉब्लम है, इसके नर्व में प्रॉब्लम है, इसके स्मॉल फाइबर इन्वॉल्वमेंट है कि लार्ज न्यूरोपैथी इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम इसमें जो है नर्व कंडक्शन स्टडीज करते हैं। इसके अलावा हम जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी चेक कराते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि जो एक टाइप की जो जो एमरजेंट हम कहते हैं बहुत ही डेंजरस जो न्यूरोपैथी होती है, जिसको मोनोनेक्राइटिस मल्टीप्लेक्सा कहते हैं, इसमें भी पेशेंट को मसल वीकनेस, मोटर वीकनेस के साथ साथ सेंसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये बहुत ही एसिमेट्रिकल होती है। मतलब एक तरफ जो है ज्यादा वीकनेस होती है एज कम्पेयर टू दूसरे के मुताबिक। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम है, ये एक वेस्कुलाइटिस का ही साइन होता है कि ये जो है ये वेसल इन्वॉल्व होने के कारण जो है नर्व में डैमेज होना शुरू हो गया है। तो ये जो है एक तरह की इमरजेंसी है इसमें। तो इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करके और इसका अर्ली मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की वेस्कुलाइटिस है, वेसल डैमेज होने के कारण जो जो नर्व है परमानेंट डैमेज हो सकती है। और इसमें एक चीज है, जैसे जॉगरन क्या होता है अपने इंडियन सेटअप में तो जल्दी भी आ जाता है, जैसे हम्म। मैम भी आप वो करोगी, लेकिन जैसे अब 40s 50s में आ रहा है यूजुअली फीमेल में। कई पेशेंट्स हम्म। उसमें डायबिटिक होते हैं डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड हाँ। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। और डायबिटीज में एक और चीज ध्यान दीजिएगा डॉक्टर अल्विन और अंकित, डायबिटीज में भी मुंह सूखता है। ओके, हम्म। इसमें भी मुंह सूख रहा है। डायबिटीज में हम इजिली एट्रीब्यूट कर देते हैं कि वो टिंगलिंग नमनेस जो भी हो रही है वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज हो रही है। और हमको क्या है, कई बार हमको क्या लगता है नर्व कंडक्शन स्टडी जो है अगर उसमें कुछ आया तो वो न्यूरोपैथी है, नहीं आया तो नहीं है। जबकि स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी में नर्व कंडक्शन स्टडी नॉर्मल आती आ जा 90% समझो नॉर्मल ही आती है। सो जॉगरन कैन फॉक्स लाइक एनीथिंग। अब सेकंड मैम ने जैसे ये ऑटोनॉमिक बोला, आप इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो देखो अर्जेंसी, इनकॉम्पिटेंस, टेकिकार्डिया, फिर ब्रेन फॉग, तो ये पेशेंट साइकेट्री में रिफर हो जाते हैं। और साइकेट्री में एंटी साइकोटिक मेडिसिन चलती है जो फर्दर ड्राइनेस ऑफ द हम्म। माउथ करती है। सो हम्म। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग डिजीज, और इसका इंसिडेंस कम नहीं है, इसका इंसिडेंस और काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। हाँ मैम। डायबिटीज में भी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, तो दोनों में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, डिफरेंशिएट करने में हाँ बहुत ही मतलब इशू आता है। मतलब हम B12 और डायबिटीज के पीछे लगे, पेशेंट अपना B12 हम्म। नॉर्मल कर लिया, डायबिटीज फुल कंट्रोल है, उसके बाद भी सिम्टम्स है, देन व्हाट टू डू। और समटाइम्स ये दिक्कत होती तो RA के साथ मिमिक कर सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और मिडिल एज पे आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइब्रोमाइल्जिया, IBS, इवन डायबिटीज इससे मिक्स करता है। हम्म। सन अब ये है GIT कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक्सप्लेन तो मैम ने आगे ही बता दिया था। तो एक दो टाइप से सिम्टम्स, एक तो ग्लैंडुलर डिसफंक्शन के सिम्टम्स मींस ड्राइनेस ड्राइनेस ड्राइनेस। सो माल एब्जॉर्प्शन होगा मींस आप कुपोषित हो जाएंगे, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हो सकता है डायरिया। दूसरा मैम ने जैसे भी बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पेशेंट का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हार्ट और गट। तो उसको गट की लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है। हाँ, डेंजरसली क्या हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकली लीवर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है लेस देन 5% ऑफ केसेस में, जिसमें बिना कारण के लीवर फेल हो जा रहा है। तो दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो इसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस का मतलब जहां ये जैसे लीवर है, यहां से ये गॉल ब्लेडर है, यहां से जो नली निकल रही है ये नली सारा लीवर के जूस को पेट तक लेके जाने का काम कर रही है। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या हुआ, ये जो हिस्सा है ये पूरा टाइट हो गया। तो अल्टीमेटली पेशेंट को जॉन्डिस हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। तो दैट कुड बी ड्यू टू जॉगरन ऑल्सो। सो जॉगरन कैन अफेक्ट GIT ऑल्सो। सो वी हैव कवर्ड न्यूरोन, वी हैव कवर्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, देन लंग्स, देन GIT। फर्दर मोर मैम रीनल कॉम्प्लिकेशन, किडनी का आप तो बताओ। रीनल कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा है कि मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत कम होती है, लेकिन कई बार ये अंडर डायग्नोस्ड भी रह जाती है, क्योंकि पेशेंट ज्यादा इसकी कंप्लेन नहीं करता। इसमें भी यही है कि जो भी जैसे हमारी किडनी है, इसमें भी ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी एक तरह से जैसे हमारी ग्रंथियों में एपिथीलियम होती है, इसमें भी ये एपिथीलियल होते हैं, उसमें भी जो है सेल बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण की सूजन हो जाती है। दूसरा वही एंटीजन एंटीबॉडी के कारण जो है हमारे ट्यूब्यूल्स जो हैं एपिथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। और साथ ही साथ जहाँ जो छन्नी होती है हमारे जो किडनी की, जहाँ से यूरिन फिल्टर होता है, उसमें भी
भी अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं तो ये भी जो है फिल्टर को भी खराब कर देते हैं। तो उसके कारण जो है क्रेटिनिन रेज्ड होना, उनका बीपी बढ़ जाना, या फिर जो है यूरिन में प्रोटीन का लीक होना, ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारा जोगरन है इसमें हम ज्यादातर ट्यूब्यूल डैमेज के कारण जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का ज्यादा सिम्टम देखते हैं। तो इसमें पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट को बार बार जो है मसल वीकनेस होती है, थाइज में बहुत ज्यादा कड़ले पड़ जाती हैं। कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि पोटाशियम बहुत ही कम हो गया है, जिससे कि बिल्कुल भी पैरापेरेसिस की कंडीशन आ गई है कि दोनों हाथ और पांव जो चल नहीं रहे, ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। इसके अलावा जो है न्यूरल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है कि जो हमारे सारे मिनरल्स हैं वो भी बॉडी से निकली जा रहे हैं, जिसके कारण जो है बोन बहुत वीक हो जाती है। उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, और जिसके कारण की ऑस्टियोमलेशिया के कारण बोन इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि उनको बार बार फ्रैक्चर होने लग जाते हैं। इसके अलावा बिकॉज ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के कारण ही पेशेंट को बार बार जो है रीनल स्टोन की संभावना भी हो सकती है। और हम्म। यूजली जो है इसमें पेशेंट को हमें ज्यादातर हमने नहीं देखा कि पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ा होता है, लेकिन ये पोटेशियम का बार बार कम होना जो है इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। और इसीलिए जो है हमें पेशेंट की जो है एबीजी करानी चाहिए, हमें सीरम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कराने चाहिए, हमें जो नॉर्मल यूरिन रूटीन का टेस्ट होता है उसमें पेशेंट की यूरिन पीएच देखनी चाहिए। सो ये सब जो चीजें होती हैं इसमें काफी मतलब हेल्प करती हैं। तो मेनली हम दो तरह से ही रीनल इन्वॉल्वमेंट एक्सप्लेन करते हैं। एक है जो हमारी जो किडनी की छन्नी है, जब वो खराब हो जाती है तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज। ये कम होती है, जैसे कि हमारी एसएलई है उसमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जोगरन में ये कम दिखती है। लेकिन जो हमारे पैटर्न उसमें दिखते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव है, जिसमें कि जो छन्नी है वो मोटी हो जाती है, अपना काम नहीं कर पाती, ठीक है। दूसरा है कि उसमें हल्की परत आ जाती है जिसमें हम जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहते हैं। और इसके अलावा मेजेंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और एक क्रायोग्लोबिन ग्लोबिनेमिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसमें क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी, और मैंने जो बताया था कि जो एंटीबॉडी है वो क्रायोग्लोबिन है, वो जाके जो है छन्नी में लग रही है, जिसके कारण की छन्नी अपना काम नहीं कर पा रही। तो इसके कारण जो है क्रेटिनिन का बढ़ना, क्योंकि क्रेटिनिन जो है छन्नी से फिल्टर नहीं हो पा रहा और बॉडी में बढ़ी बढ़ी जा रहा है, और दूसरा जो है प्रोटीन लीक हो जा रहा है, और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज के होते हैं। इसके अलावा जो ज्यादातर हम जो देखते हैं वो है ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसमें कि जो फिल्टर होने के बाद जिस नली से ब्लैडर में बाथरूम मतलब यूरिन जा रहा है, तो उसको हम ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल मतलब जो होता है ये कैरी करता है। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं इनमें डिसफंक्शन के कारण जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रही है, कि जो यूरिन है वो एसिडिफाई नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो है सारे मिनरल्स जो है यूरिन के थ्रू जो है वो लीक हुई जा रहे हैं, जिसमें कि पोटाशियम हो जाता है, और इसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। इसके कारण रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। इनका जो है मेन किडनी में भी जो मेन जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जिसमें जिससे सारा सारा यूरिन जो ब्लैडर में जाता है उसमें भी स्टोन बनने की संभावना होती है। सो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जाता है, या उन्हें प्रॉपरली जो है मसल पेन रहती है, या थाइज में या आर्म्स में। तो इस तरह की हिस्ट्री प्रेजेंटेशन के साथ हम इसको प्रेजेंट करते हैं। और हालांकि इनका जो इलाज है वो संभव है, लेकिन अगर हमें लगता है कि जो फिल्टर जो छन्नी खराब है तो उसके लिए ही हम रीनल बायोप्सी के लिए जाते हैं, ज्यादातर हम इसमें रीनल बायोप्सी के लिए नहीं जाते। और मैंने बताया कि जो क्रायोग्लोबिन वेस्कुलाइटिस है, जिसमें कि जो हमारी एंटीबॉडी क्रायोग्लोबिन जो हमारी छन्नी में जाके लग जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें लगता है कि जो हमारी वेसल्स हैं वो सूज गई हैं बॉडी की, सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस से इसका लेना देना है। और आगे जाके ये भी लिम्फोमा का रिस्क मतलब इंक्रीज करती हैं। सो ये सारी जो है हमारी रीनल मैनिफेस्टेशंस हैं। देन हिमेटोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल में बिकॉज ऑटोइम्यून डिसीज है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर वही एंटीबॉडी हमारे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को इफेक्ट करने लगे, तो तुम्हारा क्या होगा, हमको खून की एनीमिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। दैट इज वन। सेकेंड चीज क्या होता है, ये जो आपने देखा होगा, मैंने सेल का नाम बार बार ले रहा हूँ, तो उस सेल में जो बी सेल है वो इतनी ग्रोथ कर जाए कि कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए और हमको लगे कि वो ट्यूमर है, जबकि वो बी सेल लिम्फोमा था। तो जॉगरन कैन लीड्स टू द बी सेल लिम्फोमा। कई पेशेंट आते हैं और बी सेल लिम्फोमा का रिस्क क्या है, पेरोटिड स्वेलिंग ऑन गोइंग, आनी जानी जॉगरन में लगी रहती है, पर परसिस्टेंट पेरोटिड स्वेलिंग है। मैम ने जैसे बोला क्रायोग्लोबिनीमिया, दैट इज बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्कर।
फिर C4 का लेवल चेक करते हैं, क्यों हम C3 C4 क्यों पेशेंट का करा रहे होते हैं, टू स्क्रीन ऑल दीज थिंग्स। ओके। एनीमिया होना चालू हो जाना, रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिविटी, मैंने बताया ना, क्योंकि देखो मीन्स जितना ज्यादा लिम्फोमा बड़ा होते जाएगा, रोमेटाइड फैक्टर का टाइटर भी बढ़ता जाएगा। दैट डजंट मीन्स कि रोमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव है तो लिम्फोमा ही होगा, बट सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। मीन्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम रोमेटाइड आर्थराइटिस में रोमेटाइड फैक्टर हम लोग रिपीट नहीं करते, ठीक, टू असेस द एक्टिविटी कि डिसीज किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर जॉगरन में इनकेस लिम्फोमा हो गया तो विथ ट्रीटमेंट हम रोमेटाइड फैक्टर को ट्रैक भी करते हैं कि वो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ ये, तो दिस इज हेमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, टू पार्ट्स है। हाँ, एक और चीज का, एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन गई, एंटीबॉडी को गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं, ज्यादा बन जाए तो हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया। एंटीबॉडी दौड़ेंगी किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नलियों के अंदर, तो नलियों के अंदर जाम लग जाएगा, पूरी बॉडी विस्कोसिटी में चली जाएगी, ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचेगा, दिक्कत होने लगती है। तो होल सोल वही क्रायोग्लोबिनीमिया, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, सेल लाइन का कम हो जाना, वेस्कुलाइटिस हो जाना, लिम्फोमा हो जाना, ऑल दीज आर द complications of late Sjogren and untreated Sjogren. And ma'am, I think this is the last slide for the treatment part. So मैं ड्राइनेस की तरफ मैं बताता हूँ, आप इम्यूनोथेरेपी की तरफ इसमें बताइएगा। ड्राइनेस में यूजुअली क्या होता है ना, एक पहले पहले रोमेटोलॉजिस्ट कम्युनिटी में ये था कि ड्राइनेस में इम्यूनोसप्रेशन काम नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन विच स्टेज ऑफ पेशेंट को आपने पिक कर लिया है। ऑन गोइंग अगर प्रोसेस में पिक किया है तो डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर वो टर्मिनल स्टेज में आए तो हम सिम्टोमेटिक करते हैं। तो सिम्टोमेटिक में सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल करते हैं, जनरल मेजर करते हैं कि आप आई स्क्रीन टाइम कम करिए, लगातार आंखों के ड्राइनेस के लगातार एसी में मत रहिए, बाहर में ब्लैक गॉगल का इस्तेमाल करिए, कुछ टीयर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देते हैं पेशेंट्स को डालने के लिए। वैसे ही ओरल के हाइजीन के लिए क्या करते हैं, लगातार अपना खुद का डेंटल चेकअप, डेंटिस्ट से भी मिलिए, सामने के दांत देखते रहिए, ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए जिसमें फ्लोरीन ज्यादा हो। फ्लोरीन क्यों, जो इनेमल होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लोरीन होता है, तो आप जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोरीन का यूज करो, ठीक है। और इसमें दो दवाई हम यूज कर सकते हैं, जैसे जो दवाइयाँ सेक्रेशंस बढ़ा दें, तो पाइलोकार्पिन नाम की और सेवेमेलिन नाम की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम डिफरेंट डोजेस पे पेशेंट के वेट, हाइट और कंडीशन के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। स्किन के ड्राइनेस के लिए मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज करने के लिए बोलते हैं, साबुन का यूज करने कम बोलते हैं। सो दिस और जितना मतलब हाइड्रेटेड रह सके, तो वही हाइड्रेशन, स्लीप, स्ट्रेस रिडक्शन, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो आपका सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ेगा, सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ेगा तो ड्राइनेस और बढ़ेगी। अगर आप आराम से सो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साथ में वाटर वगैरह सब ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी करके आप सेक्रेशंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दैट इज नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, बट ये सब मेजर किए जाते हैं। और इम्यूनोलॉजिकली मैडम बताएंगे इम्यूनोलॉजिकल के लिए। तो जैसे कि ये शोगन का सिंड्रोम डिजीज में पेशेंट को हमने डायग्नोज कर लिया, फिर हम पेशेंट को असेस करते हैं कि जो इसकी ग्रंथियों के अलावा कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट हुई है। अगर और साथ में एक इसका डिजीज एक्टिविटी स्कोर भी होता है, उसको भी असेस करते हैं कि ये माइल्ड में आता है, मॉडरेट में आता है, या फिर कोई सिवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। ज्यादातर जो हमारे सिवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसमें हम जल्दी से जल्दी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे सर ने बताया, सिक्का सिम्टम्स में हम मेनली जो है कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखते हैं, जिसमें कि हम ज्यादातर पेशेंट को ज्यादा प्रिकॉशंस ही फॉलो करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो हमारी HCQ है, इसमें जैसे कि फोटो सेंसिटिविटी में जैसे कि हमारा पेशेंट को आर्थरेल्जिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, स्किन के रैश हो गया, इसमें हमारी HCQ का जो है ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा जो हम सिस्टेमिक डिजीज की बात करते हैं, सिस्टेमिक डिजीज में भी अगर हम बोलें कि कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें हमने बोला था कि मोनोनाइटिस मल्टीप्लेक्सा, जैसे जो हमारे नाड़ों में जो सुनपन आ जाता है, या फिर जो नाड़ों में सुनपन बढ़ता जा रहा है दवाई देने के बावजूद। इसके अलावा जो हमारे जो लंग्स में प्रॉब्लम है, जिसमें फेफड़ों का सिकुड़ना है या फेफड़े में सूजन आना है, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इवन जो ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, उसमें सोजिश आ रही है ये, और या फिर जो हमारी किडनी में जो छन्नी का खराब होना है, ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू करनी होती है। तो इसमें भी जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। और सिस्टेमिक
सिस्टेमिक थेरेपी को शुरू करने का यही मतलब है कि वो अगर अर्ली स्टेज में है तो वो हम उसके प्रोग्रेशन को हैम्पर कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को मतलब रोक सकते हैं। लेकिन यही अगर इन चीजों को हम इग्नोर करेंगे और इसमें सिस्टेमिक थेरेपी नहीं देंगे तो पेशेंट को जो है इरिवर्सिबल लॉस होने की संभावना हो सकती है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो सकता है। सो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास HCQ के अलावा हमारे पास बाकी डिमार्ड्स भी हैं जो कि हमारे डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। इसमें हम मीथोट्रेक्सेट हो सकता है या लेफ्लुनामाइड हो सकता है, इसको दे सकते हैं। इवन जो हमारी जो फेफड़ों में सिकुड़नापन होता है, इसमें हम जो शुरुआती तौर पे होता है जो हम एजाथायोप्रिन दे सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये रोल नहीं कर रहा तो जो इमर्जिंग ड्रग्स होती हैं जो जल्दी से जल्दी अपना एक्शन करें, है ना, इसमें साइक्लोन या रोटोक्सिमाब ऐसे भी कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम जॉइंट पेन नहीं ठीक हो रही, इसके अलावा भी तो हमारे पास जैक इनहिबिटर्स भी इस बार मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी दे सकते हैं। कुछ बायोलॉजिक कल ड्रग्स भी आई हैं, जैसे कि हमने देखा है कि जो पैराटिड की स्वेलिंग होती है, ग्रंथियों की जो सोजिश होती है कम नहीं होती, तो उसमें बेलीमोमैब की जो ड्रग है वो भी इसमें यूजफुल की गई है। तो काफी कुछ जो है सिक्का सिम्टम्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आ रहा है। और इसके अलावा जो है शोगरन में जो भी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है उसको भी हैम्पर करने के लिए, ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो रिग्रेस करके बिल्कुल जो ऑर्गन है उसमें बिल्कुल भी इरिवर्सिबल डैमेज से हम इसको बचा सकते हैं। ये कंप्लीट। अंकित, कोई सवाल हो, आप क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप पूछिए। थैंक यू सर मैम। बहुत इंफॉर्मेटिव पीपीटी था। हमको शोगरन्स के बारे में बहुत सारा जानने के लिए मिला। हमारे पास पेशेंट्स के तरफ से थोड़े क्वेश्चंस हैं। तो मेनली इनका क्वेश्चन है कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा डिसीज जो मिसडाइग्नोस हो गया है बट लास्ट में शोगरन्स निकला, ऐसा कौन सा मिसडाइग्नोसिस हुआ है नॉर्मली जो होता है? ऐसी बहुत सी डिसीजेस हैं एक्चुअली, जैसे अपन डिस्कस कर बहुत रहे थे बहुत कॉमन वाले। वहाँ मोस्ट कॉमनली रोमेटाइड आर्थराइटिस, और उससे भी अगर अभी स्टडीज चल रही है, इंडिया में भी स्टडीज होती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जॉगरन। पर लिटरेचर में अप टू 30%, लेकिन 75% तक पेरीफेरल न्यूरोपैथी जॉगरन कैन कॉज इट। पेशेंट्स बी ट्वेल्व इंजेक्शन लिए जा रहा होता है, कुछ न्यूरोट्रॉपी फैक्टर लिए जा रहा होता है, अननेसेसरली HbA1c 6.8 है तो डायबिटीज मीन्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज दिस इज हैपनिंग। सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग, और कुछ नहीं होता तो टॉक्सिन इंड्यूस बता दिया जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स। मैम जैसे हाइपोकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस बोल रही थी, मतलब हाइपोरीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। पेशेंट्स आया है वीकनेस के साथ, पेशेंट्स को न्यूरोपैथी वगैरह भी थी, किसी ने उसे नारियल पानी पिलाया, IVIG लगा दी, ठीक है, उसको आराम हो गया, डायग्नोसिस गुलियन बारे सिंड्रोम बन गई, वो एक्चुअली में जॉगरन था। सो जॉगरन इज वेरी इंटरेस्टिंग डिसीज, बहुत डिफरेंटली। इवन इवन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं बोलना ही भूल गया, कई पेशेंट साइकेट्री में जा रहे हैं, हम्म। कई पेशेंट, बिकॉज ब्रेन फॉग जो मैम ने डिस्कशन किया था दैट इज, और बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल आपका लगभग क्रैश कर जाता है पूरा पूरा। आप ये सोचो, जो सेल्स हैं इनको सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और पूरा फुल ऑफ इम्यून सेल्स बॉडी में, B सेल दौड़ रही हैं, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन कर लेती हैं। सो जॉगरन मीन्स, जॉगरन का पेशेंट डेंटल में जा सकता है बिकॉज दांत खराब हो रहे हैं, जॉगरन का पेशेंट ऑप्थल में जा सकता है, वो आंख के लिए जा रहा है, न्यूरो में जा सकता है कि नसों में प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रो और साइकेट्री में जा सकता है कि तुमको IBS और साइकोसिस हो रही है। शोगरन, कई बार पेशेंट इतना घूम घूम के पहुंचता है हमारे पास में, बहुत जो लेट। लिटरली उसके पास इतनी मोटी फाइल होती है विथ डिफरेंट, उसको सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है, पेशेंट ना डिपार्टमेंट का नाम लेना चलता है, डर्मेटोलॉजी गए थे, डेंटिस्ट्री गए थे। तो जॉगरन इज वेरी इंटरेस्टिंग डिसीज। मैम आप कुछ बोलना चाहो तो इसे बताओ। एक्चुअली ये जो डिजीज है यूजली अंडर डायग्नोज रहती है, जैसे आपने बताया, क्योंकि मल्टी डिपार्टमेंटल देख रहे होते हैं। तो लास्ट में अगर कुछ नहीं निकलता तब हमारे पास ये पेशेंट रेफर होते हैं। और यूजली मतलब ये जो पेशेंट हमारे पास रेफर नहीं हो रहे होते, बेसिकली इसका रीजन होता है कि सिक्का से बियॉन्ड इनके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो ये कि मेन है। हाँ, कि जो CNS की सिम्टम्स आ गए, या फिर कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ गई, रीनल स्टोन होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और हाइपोकलीमिया वगैरह जो भी है।
तो ये सब वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो हमारे पास पेशेंट बहुत ही लेट आता है, जिसके कारण क्या है कि कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है, उनका जो डिजीज एक्टिविटी जो है, जो उनकी फटीग होती है, जो उनका मोराल होता है, काफी डाउन हुआ होता है। तो इस पेशेंट मतलब इसमें फिर हमें मैनेज करने में मतलब काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यही पेशेंट अगर उनको अवेयरनेस है, वो हमारे पास अर्ली आएंगे, तो हम उनका जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट करें, ताकि ये जो इरिवर्सिबल डैमेज है ये मतलब ना आए। और ज्यादातर जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मिमिकर इसका डायबिटीज होता है। डायबिटीज वैसे भी इंडिया में बहुत हम्म। कॉमन है, हम्म। पेरिफेरल हम्म। न्यूरोपैथी भी वो हर तरह की कर देता है। तो सेम इनका जो है पैरेलल चल रहा होता है जॉगरन का, कि ओल्ड एज है, पेरीमेनोपॉजल फीमेल है, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है, लेकिन अब उसकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है नीचे जो ग्लव एंड स्टॉकिंग है वो बढ़ती जा रही है। सो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर पेशेंट का बहुत रिलक्टेंट वे होता है फॉर डायग्नोसिस, कि मैंने जो है ऑप्थेल को नहीं दिखाना, ये तो इस डायबिटीज में भी ये ड्राइनेस रहती है तो कई सालों से है मुझे। तो इस तरह के थोड़े चैलेंजेस होते हैं जो हमें मतलब देखने को मिलते हैं। लेकिन पेशेंट को बहुत ही ज्यादा काउंसलिंग के बाद और मोटिवेट करने के बाद ही हम मतलब फिर डायग्नोज और मैनेजमेंट पे करते हैं, क्योंकि वो भी इसी टर्म में बैठे होते हैं कि शायद हमारी अगर डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी तो हमारा शुगर भी मतलब जो भी ड्राइनेस हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। सो दे नीड अवेयरनेस और प्रॉपर काउंसलिंग। और एक और है, जैसे जॉगरन का एसोसिएशन हाइपोथायराइडिज्म से बहुत है। मींस काफी पेशेंट हम्म। जॉगरन के हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है। लेट्स सी, फैटिगेबिलिटी यू कैन एक्सप्लेन थ्रू हाइपोथायराइडिज्म, हम्म। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यू कैन एक्सप्लेन hypothyroidism, ब्रेन फॉग हम्म। यू कैन एक्सप्लेन hypothyroidism, हम्म। इवन ऑटोनॉमिक नर्वस डिसफंक्शन और हाइपर। तो क्या हो, ये कंक्रीट एविडेंस दे देता है फिजिशियन को कि हाँ, ऑल दी सिम्टम्स, क्या नीड है फर्दर इवॉल्वेट करने की। हम्म। वेरी गुड कंट्रोल ऑफ थायराइड फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इट्स अ वेरी बहुत मिमिक करती है डिसीज, और इट्स चैलेंजिंग डिसीज, और इसका अर्ली डायग्नोसिस जैसे मैम ने बोला दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द ट्रीटमेंट। मैडम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को यूजली पेशेंट जो है वो सेकेंडरी ले लेते हैं। तो आई वुड लाइक टू हम्म। नो, आप ऐसे कौन से एडवाइस पेशेंट को देना चाहेंगे जो एक्चुअली वो रियल लाइफ में फॉलो कर सकें। यूजली तो हम उनको बोलते हैं कि जैसे कि वाटर इनटेक है, जैसे आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, तो अपने साथ जो है 1 लीटर का टम्बलर रखो हमेशा ही, सुबह शाम दोपहर को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा धूप में जाते, क्योंकि जब जैसे गर्मी आने वाली है, तो हम गॉगल्स बोलते हैं जो कि यूवी प्रोटेक्टर होती हैं, ताकि उनको ड्राइनेस ज्यादा ना हो। फिर जो एग्जिटॉल करके चिंगम्स आती हैं जो शुगर फ्री होती हैं, तो वो पेशेंट को हम बार बार दे सकते हैं, क्योंकि वो बिकॉज इससे कोई शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता, तो वो बार बार ले सकते हैं, चुवी कर सकते हैं। और इवन हम बोलते हैं कि अपने डाइटिस्ट को बार बार दिखाएं, एवरी 6 मंथली दे हैव टू फॉलो। और जो बिल्कुल भी जो मतलब स्मोकिंग है, जो हमारी मतलब शुगर कैंडीज है, ये इनको नहीं लेनी चाहिए, ताकि इनको केरीज ना हो पाए। इनमें फटीग बहुत कॉमन होती है, तो उसके लिए बहुत मोटिवेशन और साथ में कुछ एक्सरसाइजेस जैसे स्ट्रेचिंग हो गई हैं, ये इनके लिए बहुत ही, मेडिटेशन बहुत ही फायदेमंद रहती है। जैसे कि सर ने बताया कि इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो पेशेंट को काफी बेनिफिट मिलता है इससे। तो फटीग जो है बेसिकली वो तो कंजर्वेटिव अप्रोच से ही हम ज्यादा मतलब अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आंखों के अलावा जो मैंने आपको बताया, कुछ स्प्रे आ गई हैं जो हम माउथ में खाना खाने से पहले, कि इनका खाना स्टक ना हो, इस तरह की मतलब होते हैं। फिर जैसे कि गैस्ट्राइटिस का इशू होता है, तो हम इनको बोलते हैं कि अर्ली मील लें नाइट में, और प्रॉपर स्लीप रहें, ठीक है, कोई इनको मतलब प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जॉइंट पेन के लिए भी हम इनको यही कहते हैं कि एक्सरसाइजेस और जो भी हमें मेडिकेशन है प्रॉपर रेगुलरली फॉलो अप करें। तो जो जोगरन है सिस्टेमिक डिजीज के साथ साथ जो कंजर्वेटिव अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम उनको मेडिसिन दी जाएंगे, लेकिन अगर जो उनकी प्रोमिनेंट कंप्लेंट मान लो फटीग है या हमारे सिक्का सिम्टम्स हैं, अगर वही नहीं रिलीव होंगे तो पेशेंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उनको यही बोलते हैं कि जो सिक्का सिम्टम है सबसे पहले आपकी तरफ से जो है काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। और अगर हमें लगता है कि कुछ इसके अलावा बियॉन्ड सिक्का कुछ सिम्टम आते हैं, तब हम जाके इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। सर, वुड यू और लाइक टू एक ऐड और चीज, समथिंग? बिकॉज ये पेशेंट फटीगेबिलिटी में है और मेंटल हम्म। फॉग में है और इनको डाइजेस्टिव इशू है, ये पेशेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी है, हम्म। B12 डिफिशिएंसी है। सो हमको हम्म। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पे रखना होता है, पेशेंट को मोटिवेट करना होता है। लेकिन ये हम्म। इतना आसान नहीं जितना अपन बोल रहे हैं, बिकॉज हम्म। जॉगरन जिस फेज में जॉगरन पेशेंट है, उसको अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे नो स्टार्ट दिस वे, नो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता।
उसको ट्रीटमेंट होगा, उसके साथ में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बिकॉज ना इस डिसीज में एक चीज मैं बस बता रहा हूँ, किसी भी पेशेंट को जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम झेल रहा है, उसको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की कि मेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को चीजें क्यों हो, मेरे साथ क्यों ना। उसको केवल ये भी पता चल जाए ना कि इसके पीछे एक रीजन है, दैट रीजन वाज जॉगरन, जिसका ट्रीटमेंट है, उसको इतना मेंटल मोटिवेशन मिलता है ना, प्रॉपर उसको काउंसलिंग। मोटिवेशन मिलता है कि वो आपके ट्रीटमेंट और वो अपना खुद का, उसको पता चल जाता है मैं ये जो सफर कर रहा हूँ सबका रीजन ये है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, फीमेल्स हैं, फोर्टीज में हैं, और मान लो जॉब में नहीं जा रहे, तुम सोती रहती हो, तुम काम नहीं करती हो, ये वो दुनियादारी, तो ये जब ये डिसीज है, इसका ट्रीटमेंट है, ये पता चल जाए, पेशेंट मोटिवेट होने लगता है और धीरे धीरे वो लाइफ स्टाइल केयर करता है। ये ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है, वो सच में इतना प्रॉब्लमेटिक है कि जो बोलोगे वो करेगा, लेकिन वो कुछ उसका डायग्नोसिस तो बने ठीक हो। जी सर। सर ये जो और हाँ मैम। जो जैसे मैंने एक पेशेंट देखा था, तो उसमें अल्सर्स बहुत बन रहे थे बिकॉज ऑफ दिस ये GERD के कारण, गैस्ट्राइटिस के कारण। तो इसमें हमने सब कंजर्वेटिव अप्रोच, पेशेंट काफी की देर से कर रहा था, तो इसमें प्रोबायोटिक्स का रोल बहुत अच्छा आया था। तो पेशेंट ने जब प्रोबायोटिक्स लेने स्टार्ट किए, तो जो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग की सेंसेशन हो रही थी, वो भी खत्म हुई। और अल्टीमेटली जो भी उसको गैस्ट्राइटिस के कारण, जो भी उसके ईसोफेजियल में थोड़ा सा भी मिकोजा ब्रेक था, यहाँ पर भी गैस्ट्राइटिस का इशू था, वो भी रिजॉल्व हो गया 3 मंथ्स के अंदर। तो एक प्रोबायोटिक भी बहुत अच्छा ऑप्शन मतलब देखा गया प्रैक्टिस में कि ये अच्छा जाता है अगर GI सिम्टम्स हैं। यस। सर ये जो स्टेबल शॉगरेन्स पेशेंट्स होते हैं उनका फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, और मतलब ये फिनोटाइप के अनुसार उनका मॉनिटरिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बदलता है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये जो वर्ड आपने बोला ना, फिनोटाइप ऑफ जॉगरन, ये जो स्टार्टिंग है ना, जॉगरन जब हमारे पास आता है ना, तो वी आर डिसाइडिंग कि वो जॉगरन किस ग्रेड में आ रहा है। जैसे एक न्यूरो फिनोटाइप जिसमें अपन बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स, एक हो गया लंग फिनोटाइप हो गया, एक किडनी फिनोटाइप हो गया। तो अगर जॉगरन माइल्ड जॉगरन है, तो अपन उसको इनिशियली तो उसका डायग्नोसिस करते हैं 1-2 मंथ 3 मंथ्स, उसके बाद 2-3 मंथ्स में एक बार बुला रहे हैं। लेकिन अगर उसको ILD है, उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, तब हम उसे मंथली ही बुलाते हैं, जब तक हम कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि डिसीज अब स्टेबल हो गई है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स फिनोटाइप, पेशेंट प्रेजेंटेशन की, उसका फॉलोअप कैसे होगा। पर यूजुअली स्टार्टिंग पे आप मतलब पेशेंट शुड बी इन फॉलोअप फॉर 1 ईयर, फॉर मंथली मंथली इनिशियली, दैट इज द डिक्टेम आई एम टेलिंग। ये कोई वो नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होके बोल दें कि नहीं आप 2 महीने बाद दिया हो, आप 2.5 महीने बाद दिया हो। बहुत डिफरेंस है, नहीं छोड़ सकते ऐसे में। मैम एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? हम्म। बस यही है कि पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग के लिए ज़रूरत है, ताकि पेशेंट और इनको प्रॉपर समझाने की ज़रूरत है कि जागरण में प्रॉब्लम क्या क्यों हो रही है, क्यों सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर फॉलोअप में रहे। और अगर मान लो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे CNS से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, या लंग से रिलेटेड है, जैसे रीनल से रिलेटेड है, तो उसके लिए मतलब मंथली मंथली फॉलोअप, या फिर जो भी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हम उनको अर्ली विद इन मंथ भी बुला सकते हैं। और कंजर्वेटिव अप्रोचेस, इवन काउंसलिंग की ज़रूरत, अगर ब्रेन फॉग की समस्या या कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी इन फेस करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और उनको प्रॉपरली अपनी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इस चीज़ से वो डरे ना। और इस चीज़ से नहीं डरेंगे, मोटिवेशन होगी, और साथ में अपने कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बढ़ती अच्छी होती जाएगी, और उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हम हमेशा ही पेशेंट की हर कंडीशन को समझते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ताकि आने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट उससे भी मतलब दे शुड नो कि ये कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसके लिए ही मैंने मेडिसिन खानी है। तो ये सभी चीज़ें जो है इनको उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। पहले मैम जॉगरन अगर हम इतना डायग्नोज नहीं हो पाता था, तो पेशेंट बहुत अल्सर्स वगैरह के साथ, जैसे सर ने बताया, या माउथ बिल्कुल ही मतलब टंग बिल्कुल खराब हो चुकी है, या फिर लंग्स खराब हो चुके हैं। तो ये सब सिचुएशन जो है, हम इनको प्रोग्रेशन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। तो अर्ली अवेयरनेस एंड प्रॉपर काउंसलिंग, उनको अपनी डिजीज के बारे में अवेयरनेस होगी, और साथ में रेगुलर मेडिकेशंस होंगी, तो ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे विल लीड वेरी गुड। मैम अगर हम 5 to 10 years आगे देखें तो आप मैनेजमेंट में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं?
जैसे कि पहले जो मैनेजमेंट जैसे सिक्का के सिम्टम्स के लिए आया, फिर उसके बाद डिमार्ड्स आए, इसके बाद बायोलॉजिक्स आए, फिर अब आ रही हैं जो टारगेटेड मतलब स्पेसिफिक जो हमारे जो हैं जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं जो इनकी पैथोजेनेसिस में आ रहे हैं उनको अफेक्ट करते हैं। जैसे बैफ की एंटीबॉडी के अगेंस्ट है तो उसमें हम बेलीमोमैब बोल रहे हैं, रिटुक्सीमैब भी आ रही है, इसके अदर प्रिकर्सर इसके भी जो अदर एंटीबॉडीज है वो आ रहे हैं। फिर एक लीफी ग्राफ्ट करके जो सिक्का सिम्टम्स के लिए वो आ रहे हैं। पैराटिडाइटिस के लिए भी बहुत सारी मतलब उसके लिए भी ट्रीटमेंट आ रही हैं। तो आगे जाके जो है टारगेटेड जो रिलेटेड जो थेरेपी है इसका ही रोल है शोगरन में, जिससे कि मतलब पेशेंट की बिल्कुल सिम्टम्स जो हैं ठीक हो सकते हैं। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं या जो भी पैथोजेनेसिस में हमारे हैं, जैसे जैक का है, इंटरफेरॉन्स हैं, या फिर जो भी IL-17 या anti-CD20 है, या इवन जो बैफ एंटीबॉडीज हैं, इन सब के अगेंस्ट जो ड्रग्स जो अब अभी नहीं आ रही हैं, इनके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो वो सारी जो एंटीबॉडी टारगेट स्पेसिफिक होंगी और अल्टीमेटली पेशेंट को इसका फायदा होगा। पिछले 5-6 सालों में जागरण के लिए बहुत अच्छा टाइम रहा है, क्योंकि जागरण हमारे पास जो जागरण में प्रॉब्लम ये थी कि हम उसे मैनेज करते थे। दैट्स व्हाई प्रीवियसली इट वाज नोन एज सिंड्रोम। अब जो जैसे नेपच्यून ट्रायल वगैरह है, फेज 3 वगैरह में है, तो एक अच्छी न्यूज ये है कि सक्सेस भी मिल रही है। और वो हम जो पैथोजेनेसिस जाने थे वहां से, जैसे मैंने बोला, हम वहां से टारगेटेड थेरेपी बना के वो दे रहे हैं। तो एक निपोकेलीमाब हो गई, एक एनालुमाब हो गई, ये जो है इनके जो एक तो फेज 3 ट्रायल पे आ गया है जो एनालुमाब है। इनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली दे डिजाइंड फॉर द जॉगरन। ये मतलब बहुत दिन बाद हुआ है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि फ्यूचर पे जॉगरन का ट्रीटमेंट अच्छा होगा। Yes. मैम, मतलब प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी कंसर्न्स बहुत होते हैं ये जब पेशेंट को जॉगरेंस होते हैं। तो नॉर्मली वुमेन जो होते हैं वो एंटी रो पॉजिटिव रहते हैं, तो उनके लिए हम्म। काउंसलिंग पॉइंट्स हम क्या दे सकते हैं? और मतलब प्रेगनेंसी होते हुए उनका डिजीज हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? कैसे वो डिजीज एक्टिविटी हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं प्रेगनेंसी होते हुए? सो प्रेगनेंसी में जब ये एंटीबॉडी, पहले तो प्री काउंसलिंग, जब प्री कंसेप्शन से पहले ही हम पेशेंट को काउंसलिंग मतलब जो अनकरेज की जाती है कि वो हमारे पास आए, तो हम इसमें यही बोलते हैं कि इसमें जो है रिस्क जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पेशेंट फीटस को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो है आफ्टर बॉर्न भी जो न्यू नेट है उसको कुछ मतलब जो सिम्टम्स हैं आ सकते हैं। तो यूजली हमने देखा है कि जो प्रेगनेंसी में जब ये रो एंटीबॉडी जो ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के थ्रू, तो जब हमारी वो मायोकार्डियम के आसपास जो बेबी का हार्ट होता है उसमें जो करंट जिससे पैदा होता है AV नोड, उसमें जाके इन्फ्लामेशन करती है तो हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो इसमें जो पेशेंट को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक ऐसे करके प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनका जो फीटल मॉनिटरिंग काउंट है वो कम हो सकता है, उनकी जो बॉडी मूवमेंट है फीटस की जो है यूट्रस में जो है कम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को यही समझाना चाहिए कि ये थोड़ी एट रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो इसके लिए जो हमारी जो HCQ है, काफी जो पैच ट्रायल था उसमें हमने देखा था कि जो HCQ है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है फीटल मतलब हार्ट ब्लॉक के लिए। तो ये रिकमेंडेड होती है प्रायर टू प्रेगनेंसी एंड इवन ड्यूरिंग द कंसेप्शन एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड क्योंकि ये फीटल हार्ट ब्लॉक के लिए मतलब बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। इसके अलावा जो पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर होते हैं जॉगरन के लिए, जैसे कि क्रायोग्लोबिन के लेवल हो गए, C3 C4 हो गया, इवन जो बेसिक टेस्ट है हमारे CBC हो गया, जो सीरम क्रायोग्लोबिन है, ये सारे हमें पहले ही टेस्ट करके रखने चाहिए। कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है जैसे लंग का जो प्री कंसेप्शनल, ये हमें लंग की स्क्रीनिंग, कोई किडनी में ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स नहीं है, ये सब चीजें हमें रूल आउट करके जाने दिखनी चाहिए। तो जब हमें लगता है कि पेशेंट जो है 3 मंथ बिल्कुल ही रिमीशन में है, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, तो हम उन्हें प्रेगनेंसी के लिए encourage करते हैं और उनको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में भी आप रेगुलर फॉलोअप के लिए करोगे। और जो ये रो 52 है, तो जैसे कंसेप्शन हमें पेशेंट का पता लगेगा तो हम इनमें जो है जो HCQ पहले से चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा बाकी जो है जो इनका फीटल स्कैन होता है एज ए नॉर्मल ही चलता है, लेकिन जब हम 12 वीक्स पे होता है हम इसकी फीटल मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि पेशेंट को कोई भी फीटस को जो है उनकी जो मतलब हार्ट रेट है जो उसमें कोई डिस्ट्रेस वगैरह तो नहीं आ रहा, तो वो हम इसकी कंटिन्यू 24-28 वीक्स तक करते रहते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि
ये ना जब जैसे ही 10 वीक स्टार्ट होता है पेशेंट को, तब भी प्रेगनेंसी में जो फीटल हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें हम अर्ली फीटल स्क्रीनिंग जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से कराने के लिए पेशेंट को एनकरेज करते हैं, और उनको बोलते हैं कि वो गायनेकोलॉजिस्ट से डेली कांटेक्ट में रहें। और इवन जो है कई कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसमें बोला गया है कि जो फीटल हार्ट रेट जो कि वो अपने घर पे भी मॉनिटर कर सकती हैं, अगर उनमें भी उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो अर्ली से अर्ली वो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें। तो इन केस अगर मान लो कि ये कुछ प्रॉब्लम आती है उन्हें, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री प्रॉब्लम आती है हार्ट ब्लॉक की, तो जो है हम इसमें जो है बीटामिथासोन जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो फ्लोनेटेड हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, डेक्सामेथासोन बीटामिथासोन, इनको जो है दे सकते हैं ताकि जो है उनकी कन्वर्जन हो जाए, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है वो नॉर्मल हार्ट बीट हार्ट रिदम में आ जाए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे आईवीआईजी का भी रोल इन्होंने बोला है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हार्ट ब्लॉक फीटल हार्ट ब्लॉक वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इससे भी दे सकते हैं। तो ये जो बात आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कि ऐसी चीजें होने की संभावना। इसके अलावा जब पोस्टपार्टम होता है, तो जब बेबी डिलीवर होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ रैशेज आ जाते हैं अराउंड द ट्रंक, उनके अपर लिम्स के आसपास, और ये बहुत ही ट्रांजिएंट होते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, 6 वीक्स के बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। इवन हम देखते हैं कि लूपस न्यूनेट में हेपेटाइटिस के भी चांसेस होते हैं, तो उनके जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं कुछ मतलब कुछ ट्रांजिएंट ही मतलब रेज्ड होते हैं। सो ये दो चीजें होती हैं, एक तो स्किन की और एक लीवर की, जिसमें हमें देखने को मिलता है। बट ये बहुत ही ट्रांजिएंट फेज होता है। यूजुअली जो फीटल हार्ट ब्लॉक है आफ्टर आफ्टर न्यूनेट के ज्यादा नहीं मतलब एविडेंट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके चांसेस होते हैं रो 52 के कारण। बाकी जो है आफ्टर प्रेगनेंसी जो है हम उसको कहते हैं जो नियोनेटल ल्यूपस सिंड्रोम है, उसके लिए हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। और इसमें जो है मदर की काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको जब रैशेज आते हैं या उसको जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स हैं या एसटीओटी एसजीपीटी होते हैं, तो पेशेंट जो है ना वरी करते हैं। तो ये भी एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, लेकिन पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। और इवन इसमें ज्यादा काउंसलिंग की ही मतलब जरूरत पड़ती है। तो अगर पेशेंट फीटल मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहेगा, तो दैट इज वेरी गुड साइन की, और प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल ठीक रहेगी अगर इम्यूनो सप्रेशन पे पेशेंट कंटिन्यू रहता है। और अगर कोई इन केस ऐसा कुछ फीटल ब्लॉक आता है, तो हमारे पास जो स्टीरॉइड फ्लोरोनोटेड है, इवन जो हमारी कुछ बायोलॉजिक्स जो अप्रूव हुई हैं, तो वो भी हम इसको देख के फीटल जो प्रोग्नोसिस है या उसकी प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बात ये है ना कि इसमें दो चीज अच्छी हो रही है। एक तो मैम ने न्यूनेटल वाला बोला, चलो वो तो है कि पेशेंट है तो वो हो गया। सेकंड चीज ये, यूजुअली 2% केसेस में ये प्रेग्नेंट फीमेल है, जॉगरन है, रो 52 है, 2% में मिल रहा है, दैट इज गुड पॉइंट कि हाँ नहीं है। लेकिन एक बार आ गया तो नेक्स्ट टाइम आने के चांसेस ट्वेंटी सब्सिक्वेंट परसेंट प्रेगनेंसी। है। सो आपका बढ़ जाता है ये। तो 2% इज अ काइंड ऑफ ओके, गुड न्यूज। प्रॉब्लमेटिक ये है, मैम ने जब बोला ना वीक के बाद पेश बच्चा जो है न्यूनेट है, वो कब फर्स्ट डिग्री से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चला जाएगा समझ में नहीं आता। तो उसके लिए ना रियली में अगर बोला जाए तो एक्यूब्ड सेटअप में उसकी मॉनिटरिंग डेली होनी चाहिए। अब इंडियन सेटअप हम्म में या 2D को आप डेली पेशेंट का बुला के कैसे करेंगे वाली बात है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना, मतलब ये पार्ट में हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ ऐसी मशीन है जिसमें वो इको मॉनिटरिंग हो सके तो हमारा, क्योंकि अगर हमको टाइम हम्म रहते पता चल गया तो हम रिवर्ट, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम उसको रिवर्ट कर ले जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप आए वीक 1 में, वीक 2 में आए तो पता चला CHB में पेशेंट है। तो दैट इज वो प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ती है उसमें। तो ये हम्म एक जॉगरन में प्रेगनेंसी, जैसे आपने बोला ना, प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम्म। देना पड़ता है, ये है। और ये भी है कि एक्चुअली जो वेस्टर्न पॉपुलेशन जैसे उनके वहाँ क्या है कि ऑटोमेटेड घर में ही फीटल मॉनिटरिंग की टूल्स हैं। तो पर इससे हम्म। बेनिफिट भी है और इससे रिस्क भी है। ऐसा भी हो सकता है कि फीटल मॉनिटरिंग बिल्कुल सही हो और पेशेंट एप्रीहेंसिव हो जाए, है ना। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन वैसे जो बाहर हैं वहां पर जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, वो एक ऑटोमेटेड फीटल हार्ट मॉनिटरिंग के उनको टूल देते हैं, और मदर जो डेली मॉनिटर करती है और वो वीकली वीकली उनको बुलाते हैं। तो वहां पर ऐसा है, लेकिन हमारे सेटअप में ये बहुत एप्रीहेंशन क्रिएट कर सकता है। Thank you so much for associating with us. Ma'am, would you like to give any message to the patient? जॉगरन जो डिजीज है, अगर इसको हम अर्ली डायग्नोज करते हैं और हम इनके सिस्टम्स को पकड़ लेते हैं जिससे ये अफेक्टेड होते हैं, तो ये
बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है पेशेंट अपनी मेडिसिन के साथ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें हमेशा ही अपने एक रूमेटोलॉजिस्ट पे फेथ रखना चाहिए। जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हम उनके साथ हैं कि जो भी प्रॉब्लम आएगी हम बहुत ही कर्जियसली डील करेंगे। और मतलब उनको प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत है। बाकी जो भी डिजीज प्रोग्रेशन है और जो भी है आजकल जो मेडिसिन हैं उनसे हम उनको हैम्परिंग कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के साथ दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं तो बस ये बोलूंगा कि सर, जो वुड यू हमने लाइक टू ऐड स्लाइड में भी समथिंग? दिखाया था कि इट्स नॉट अ जस्ट अ ड्राइनेस, ये केवल सूखापन नहीं है। ये पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो जितने रेसिडेंट्स हैं और जो भी पेशेंट्स देखे अभी देख रहे हैं या देखेंगे, उन्हें समझना है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ड्राइनेस, इट्स मच मोर देन दैट। दैट्स गुड। Thank you so much, everyone, for joining us. Stay safe, stay healthy. नमस्कार, Thanks, थैंक यू। sir. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू।